हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग एपी के रिमेनिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एपी के जो है 15 से पहले तक का क्वेश्चन 5.2 का कर चुके थे। आज हम लोग 16 से लेकर 20 तक का इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक सवाल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा एडिंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक, और ये हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा ये क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। हम लोग उसको अच्छे से पहले पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को डिसलाइक ना करके लाइक करें। ठीक है बच्चे, बहुत बच्चे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दें और खटाक से शेयर कर दें। देखिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि डिटरमाइन द एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एपी का जो है तीसरा टर्म दिया हुआ है 16। तीसरा टर्म कितना दिया हुआ बच्चे? A3 दिया हुआ है एपी का 16। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। ये जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा ये हमको पता चला। और सवाल में क्या बोला कि सेवंथ टर्म, सातवां टर्म जो है एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा है किससे? पांचवां टर्म से। सातवां टर्म उस एपी का क्या है? बड़ा है किससे? पांचवां टर्म से। कितना? 12। इसका मतलब सातवां टर्म में से अगर पांचवां टर्म को आप घटा देंगे तो क्या आएगा? 12। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि सेवंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब दैट मीन्स सेवन टर्म बड़ा है किससे? फिफ्थ टर्म से, पांचवां टर्म से। कितना बड़ा है सर? 12 बड़ा है। तो इसका मतलब सेवंथ में से अगर फिफ्थ घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। अब इसको रख दीजिए। सातवां टर्म को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा? सातवां टर्म को A प्लस 6D, फिर यहाँ ब्रैकेट डालिए। पांचवां टर्म को क्या लिखिएगा आप? A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A प्लस 6D माइनस इन कराइए तो माइनस A माइनस का 4D बराबर 12, प्लस A माइनस A कैंसिल, 6 में से 4 घट गया तो 2D बराबर 12। ये कितना टाइम कट गया? 6। तो D का वैल्यू निकल गया। D निकल गया तो हम लोग A निकाल सकते हैं। D निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं बच्चे? A निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप A का D का वैल्यू डालिए। A प्लस 2D, D की जगह आप क्या डालेंगे यहाँ से सर? D की जगह 6 डालेंगे, बराबर कितना? 16। ये आ गया आपका A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 12 जाके घट जाएगा 16 में, तो A का वैल्यू क्या आ गया? 4। A निकल गया, D निकल गया, हम लोग AP लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड AP, पहला टर्म 4, उसमें कॉमन डिफरेंस 6 जोड़ देंगे 10, फिर 6 जोड़ देंगे 16, फिर 6 जोड़ देंगे 22 एंड सो ऑन। ये आपका एपी चलेगा। तो ये बड़ा आसान सवाल था। एक बार आपको फिर से रिकैप करते हैं। क्वेश्चन वाला बोला कि हमको एपी निकालना है। अगर अपने को एपी निकालना है तो एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस जानना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? तीसरा टर्म इसका दिया हुआ था कितना? 16। तीसरा टर्म कितना दिया हुआ था सर? 16। तो तीसरा टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं गुरुजी? A प्लस 2D बराबर 16। ये हमारा एक नंबर इक्वेशन निकल गया। फिर उसके बाद सवाल बोलता है कि सेवंथ टर्म द एक्सीड कर रहा है किससे? फिफ्थ टर्म से। इसका मतलब सेवंथ टर्म बड़ा है किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना बड़ा है सर? 12 बड़ा है। तो सेवन टर्म में अगर आप फिफ्थ टर्म को घटाएंगे तो क्या आएगा? 12। तो सेवन टर्म को आप क्या लिखेंगे? A प्लस 6D। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। घटाने के बाद कितना आ रहा है? 12। आप इसको सॉल्व करिए, काटापीटी मचाइए तो कॉमन डिफरेंस D आ गया 6। कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 6 इस इक्वेशन नंबर 1 में डालिए तो 12 जाके घट जाएगा तो A आ जाएगा 4। तो AP की निकालने के लिए हमको सिर्फ A और D चाहिए। पहला टर्म 4, फिर 6 जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस 10, फिर 16, ऐसे करके ये AP चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए बोर्ड पर लिखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक कंसेप्ट लगेगा कि हमको जैसे AP का 20वां टर्म निकालना है तो हम लोग A प्लस 19D लिख देते हैं। 25वां टर्म अगर AP का निकालना है तो अपन A प्लस 24D लिखते हैं। 100वां टर्म अगर AP का लिखना है तो A प्लस 99D लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको जो टर्म निकालना है वो लास्ट से निकालना है। कहाँ से निकालना है? लास्ट से। तो लास्ट से निकालने का अगर देखिए आप बच्चे, अगर ये AP है कोई A पहला टर्म, फिर दूसरा A प्लस D, फिर A प्लस 2D,
ऐसे ऐसे करके चलते जाता है एपी, तो लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसका वैल्यू लास्ट टर्म का एल था। ठीक है, ये क्या है, लास्ट टर्म। अब अगर एपी हमको लास्ट से निकालना है तो लास्ट से जैसे एपी निकालना पड़ेगा, तो ये लास्ट टर्म किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का। और इधर अगर आएंगे हम लोग तो कॉमन डिफरेंस घटेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में प्लस का डी कर रहे हैं, प्लस का डी कर रहे हैं, तो हमको सक्सीडिंग टर्म मिलते जा रहा है। बट अगर हम लोग इधर आएंगे, इधर से आएंगे तो सब में क्या करना पड़ेगा, माइनस डी। क्या करना पड़ेगा, माइनस डी। और ये लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म। देखिए, अगर ये लास्ट टर्म पहला टर्म इधर से आएंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इससे जस्ट पहले अगर आएंगे, इससे जस्ट पहले अगर ये एल है तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी होगा। समझ रहे ना, उल्टा आ रहा है, एल माइनस डी होगा। फिर इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी में एक और माइनस डी कर देंगे तो क्या होगा, एल माइनस टू डी। देखिए आप, पहला टर्म एल, दूसरा टर्म में एक डी घटा, तीसरा टर्म में दो डी घटा। उसी तरह से अगर यहाँ आएंगे चौथा टर्म तो क्या हो जाएगा, एल माइनस थ्री डी। तो चौथा टर्म क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म लास्ट से चौथा टर्म अगर लास्ट से लिखेंगे तो एल माइनस थ्री डी आया। तीसरा टर्म अगर लिखे लास्ट से, थर्ड टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट। अगर थर्ड टर्म आप लास्ट से लिख रहे थे क्या आ रहा है सर, एल माइनस टू डी आ रहा है। इसी तरह से अगर 10वां टर्म अगर आप लास्ट से लिखिएगा, 10 टर्म फ्रॉम, ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, फ्रॉम लास्ट। तो 10 टर्म अगर आप लास्ट से लिखिएगा सर तो ये हो जाएगा एल माइनस नाइन डी। जस्ट इसी तरह से होता है, जैसे 10 टर्म शुरुआत से लिखते हैं तो ए प्लस नाइन डी लिखते हैं ना हम लोग, तो ए का काम यहाँ पे एल कर रहा है। और अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो प्लस में कॉमन डिफरेंस अगर लिए इधर आएंगे, उलट जाएंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बच्चे। अगर हम लोग को 100वां टर्म लिखना है, 100वां टर्म कहाँ से, लास्ट से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल मतलब लास्ट टर्म घटा 99D। ये कंसेप्ट ऐसे ही चलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे इस एपी में 20वां टर्म लिखना है। हियर कौन सा टर्म लिखना है गुरुजी, हियर 20वां टर्म लिखना है। 20th टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग क्या लिख देंगे, एल माइनस 19D। एल माइनस 20 टर्म फ्रॉम लास्ट क्या लिख देंगे सर, एल माइनस 19D। हियर एल इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है, 253। और कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है इस एपी का, 5 5 बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3 में 5 8, फिर 8 में 5 13। अब बोलेगा सर आप कॉमन डिफरेंस तो माइनस ले रहे हैं, ये हम माइनस इंक्लूड करके ही फॉर्मूला लिख दिए, माइनस इंक्लूड करके ही फॉर्मूला लिख दिए, इसलिए कॉमन डिफरेंस आपको प्लस में लेना। ये कितना आ गया, 253 माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 5, 253 माइनस का 95। आप घटा दीजिए, 13 में से 5 गया 8, इधर बच गया आपका 14 में से 5 गया 14 में से 9। ठीक है, 14 में से आप 9 को घटाइए, तो ये 14 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5, इधर एक 158। कितना आएगा, 158। सो ये 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से टर्म निकालने का कंसेप्ट आपको हमने समझाया कि अगर आपको लास्ट से निकालना है, कितना भी टर्म पूछे, 1000वां टर्म पूछे लास्ट से अगर 1000वां टर्म पूछे, 1000वां टर्म फ्रॉम लास्ट से पूछे तो घबराना नहीं है। 1000वां टर्म भी लास्ट से लिख सकते हैं हम लोग, एल माइनस 999D। ये 1000वां टर्म हो गया किसी भी एपी का लास्ट से। तो हम लोग लास्ट से अगर कोई टर्म लिखना रहे एपी का, उसका भी कंसेप्ट समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। बड़ा छोटा कंसेप्ट है, लास्ट मतलब नंबर ऑफ टर्म जो आपको लास्ट से निकालना, एपी को उलट दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम दिया हुआ है 24। मतलब हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, सम दिया हुआ है किसका सर, चौथा टर्म और 8वां टर्म। चौथा टर्म को A4 और 8वां टर्म को A8। इसका सम कितना दिया हुआ हमारे पास, 24 हो गया। चौथा टर्म को क्या लिखेंगे आप, A प्लस 3D
और 8वां टर्म को आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 7d बराबर 24। ए और ए जुड़ के 2a हो जाएगा, 3 और 7 जुड़ के 10d हो जाएगा बराबर 24। 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 5d बराबर 24। 2 से इसको उड़ा दीजिए 12 बार में, तो 1 नंबर इक्वेशन आ गया, a प्लस 5d बराबर 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब सवाल में फिर क्या बोलता है कि अब बोल रहा है सम किसका, छठा टर्म का और 10वां टर्म का। कौन सा टर्म, 6 टर्म एंड 10 टर्म। बोले तो a6 प्लस a10, इसका सम कितना है 44। इसका सम कितना है सर 44। तो a6 को आप क्या लिखिएगा, a प्लस 5d और a10 को क्या लिखिएगा, a प्लस 9d, मिला के कितना है 44। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, a और a कितना हो गया गुरुजी 2a, 9d प्लस 5d कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 44। 2 टेकिंग कॉमन, 2 कॉमन करिए, a प्लस 7d बराबर हो गया 14 और 44, 22 बार में शहीद हो गया, तो a प्लस 7d बराबर हो गया 22। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 दो इक्वेशन है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 से एलिमिनेट करके a और d मिल जाएगा। a और d मिल गया तो AP का हम लोग कुल खानदान को लिख सकते हैं, AP के पूरे जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो a प्लस 5d बराबर 12। दूसरा इक्वेशन a प्लस 7d बराबर 22। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये बेचारा कट जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2, माइनस का 22 में 12 घटाएंगे तो माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो d का वैल्यू आ गया 5। और d का वैल्यू 5 आप किसी एक नंबर इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ d इन 1 नंबर इक्वेशन में d का वैल्यू रखिए। 1 नंबर इक्वेशन है a प्लस 5d, 5 इंटू डी की जगह क्या रखिएगा 5 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो गया 25, कितना हो गया बच्चे 25 जाके घट जाएगा 12 में, तो 12 में 25 घटेगा तो आएगा -13। तो हमको इसका क्या निकालना है, 3 टर्म। सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहला टर्म क्या हो गया -13, फिर उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा -8, फिर -3, ऐसे करके AP चलेगा। बट हमको फर्स्ट 3 टर्म ही लिखना था, बड़ा आसान सवाल था, कैलकुलेटिव बेस था। सवाल में देखिए कुछ नहीं है, चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम दिया हुआ है किसी AP का 24, तो चौथा टर्म को हम लोग A4 से डिनोट करेंगे, 8वां टर्म को A8 से डिनोट करेंगे, इसका सम 24 है। चौथा टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे सर, A प्लस 3D, 8वां टर्म को A प्लस 7D। आप जोड़ दीजिए A और A, 2A, 7 और 3 10 हो गया, 2A प्लस 10D बराबर 24। 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ A प्लस 5 बचेगा, 2 जाके कट जाएगा तो 12, एक इक्वेशन हो गया। फिर सवाल में बोलता है कि सम है छठा और 10वां टर्म का सम, किसका, छठा और 10वां टर्म का। छठा टर्म को हम लोग A6 लिखेंगे, 10वां टर्म को A10 लिखेंगे, इसका सम कितना गुरुजी 44। A6 को क्या लिखिएगा A प्लस 5D, 10वां टर्म को क्या लिखिएगा A प्लस 9D, मिलाकर 44 है। A और A क्या हो गया 2A, 9 और प्लस 5 क्या हो गया 14D, 2 कॉमन कर लीजिए A प्लस 7D, तो 22, 2 इक्वेशन हो गया। दोनों को सामने सामने लिखिए, 1 और 2 को। A प्लस 5D बराबर 12 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है आपका A प्लस 7D बराबर 22। दोनों को घटाइए, माइनस माइनस माइनस, A बेचारा कट जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2, माइनस का 22 12 10, माइनस माइनस कैंसिल, D का वैल्यू 5, D का वैल्यू 5 यहाँ रखिए। 25 जाके घट जाएगा 12 में, -13। अब आप सक्सीडिंग टर्म को AP लिख दीजिए। तो ये AP से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सुब्बाराव नाम का कोई एक आदमी है, वो एक किसी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया 1995 में, बहुत पहले की बात है। 1995 में वो किसी कंपनी में काम करना शुरू किया। उस समय पैसा का ज़्यादा वैल्यू होता था, आजकल पैसा का तो वैल्यू घट गया। तो उस समय उसको सैलरी मिलता था 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, पर मतलब एनुअल सैलरी था, एक साल में 5,000, और फिर दूसरा साल उसका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा 200 रुपया, फिर उसके 1 साल 2 साल के बाद 200 और बढ़ जाएगा, फिर ऐसे करके मतलब हर एक साल उसका सैलरी जो भी था उसमें 200 रुपया उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, उसका सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। एज पर क्वेश्चन वाला यही बोला। सुब्बाराव नाम का एक आदमी है जो किसी कंपनी में काम करना शुरू किया। कब की बात है ये, 1995 की है। एट दैट टाइम उसका सैलरी कितना था 5,000 पर
एनुअल सैलरी था 5,000 रुपया, और एनुअल सैलरी उसका इंक्रीमेंट होगा 200 रुपया पर एनुअल के हिसाब से। तो क्वेश्चन वाला बोला कि कितने साल के बाद, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो अब देखिए सवाल का आप लैंग्वेज को पकड़िए, किस साल उसका एनुअल सैलरी जो है वो 7,000 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन वाला बोला कि किस साल उसका एनुअल सैलरी कितना हो जाएगा सर, 7,000 रुपया। तो फर्स्ट में उसको सैलरी मिला होगा, फर्स्ट ईयर में उसको सैलरी कितना मिला होगा सर, 5,000 रुपया मिलेगा। फिर सेकेंड साल जो है, सेकेंड ईयर, उसका सैलरी क्या हो जाएगा, 200 रुपया उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 5200 रुपया उसका सैलरी हो जाएगा। पकड़िए बात को। फिर तीसरे साल जब वो उसी कंपनी में काम करेगा, 200 रुपया फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा गुरुजी, 5400। अरे वाह सर, ये तो एपी बन रहा है, ये आपका एपी बन रहा है। देख लीजिए, पहला 5,000, फिर 5200, फिर 5400, ऐसे ही करके लास्ट ईयर जो भी रहा होगा, उस लास्ट ईयर में उसका सैलरी कितना, क्वेश्चन वाला बोला 7,000 रुपया। मतलब क्लियरली ये आपका क्या बना रहा है सर, ये क्लियरली इट फॉर्म्स एपी, ये एपी बना रहा है। जिस एपी का पहला टर्म 5,000 है, जिस एपी का पहला टर्म 5,000 है और कॉमन डिफरेंस 200 रुपया है, और लास्ट टर्म जो आपका एन है सर, वो एन है 7,000 रुपया। 7,000 रुपया उसका सैलरी कब हो जाएगा, ये हमको निकालना है। हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सर, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह आप क्या रखिएगा, 7,000 बराबर ए के जगह आप क्या रखिएगा, 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है सर, 200। सॉल्व करिए, ये 5,000 आके घटेगा, 7,000 में 5,000 अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरुजी, 2,000। अब बचेगा यहाँ पे कितना सर, बचेगा यहाँ n-1 गुना 200। 200 को 2,000 से कटा दीजिए, बेचारा कट जाएगा 10 बार में। इसका मतलब 10 बराबर n-1, -1 आके जुट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 साल। इसका क्या मतलब हुआ कि 11 साल 11 ईयर उस आदमी को लग जाएगा, ताकि उसका सैलरी कितना पहुँच जाए, 7,000। तो इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर्स सुब्बाराव सैलरी बिकम्स कितना, उसका सैलरी कितना हो जाएगा आपका, उसका सैलरी हो जाएगा 7,000 रुपया। अगर पूछे किस ईयर में, ईयर का अगर नाम लिखे तो बचाइए, 95 में वो काम करना शुरू किया, 95 में 5 जोड़ दीजिए, 2,000, बच गया कितना आपका 6। तो मतलब 2006 में, 2000 किस ईयर में, 2006 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा सर, 7,000 रुपया। मतलब उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल जब करेगा तब जाके 2006 में वो 7,000 रुपया सैलरी उठा पाएगा। कहने का मतलब 5,000 से उसको 7,000 तक पहुंचने के लिए 11 साल वेट करना पड़ेगा। अगर वो 1995 में काम करना शुरू किया, उसमें 11 अगर आप जोड़ दीजिएगा, 2006 में बेचारा सुब्बाराव का सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का 5.2 का लास्ट है। इस सवाल में क्या बोला, ये सवाल बड़ा आसान है। कह रहा है कि रामकली जो है, रामकली नाम की कोई महिला है, वो 5 रुपया सेविंग करती है पहले वीक में, किसी ईयर के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपया, मतलब फर्स्ट वीक में किसी भी ईयर का बात किया, वो कितना रुपया सेव किया सर, वो 5 रुपया सेव किया। और वो इंक्रीज कर रहा है अपना सेविंग को 1.75 से, मतलब सेकेंड वीक में वो कितना सेव करेगा, 5 रुपया तो करेगा ही, इसमें वो क्या जोड़ देगा, 1.75 रुपया उसका इंक्रीज होगा। फिर थर्ड वीक में क्या होगा, जो सेकेंड वीक में था 5 रुपया, हम जोड़ नहीं रहे क्योंकि हमको जोड़ने का काम है नहीं, प्लस 1.75, फिर वो 1.75 इंक्रीज कर देगा। ऐसे करके वो चलता रहेगा। क्लियरली ये क्या बन गया आपका सर, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। ये क्या बना लिया आपका, क्लियरली ये एपी बना लिया। यहाँ पे क्लियर में ये एपी बना रहा है। तो रामकली जो है
पहले वीक में 5 रुपया सेव की, उसके बाद वो वीकली सेविंग को इंक्रीज कर रही है 1.75 से, तो सेकेंड वीक में 5 रुपया तो सेव करेगी ही, साथ साथ 1.75 और सेव करेगी। फिर अगर थर्ड वीक का बात करिएगा तो सेकेंड वीक में 5 + 1.7 तो सेव करेगी ही, फिर 1.75 एनुअल मतलब उसका वीकली सेविंग इंक्रीज हो रहा है। तो ये एपी बन रहा है ना सर, 5 कॉमन डिफरेंस 1.75, क्लियरली एपी बन रहा है कि ये इसका पहला टर्म कितना है 5 रुपया, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 1.75, और कह रहा है कि फाइनली इसका सेविंग जो है एन जो है लास्ट टर्म, फाइनली सेविंग कितना हो गया ₹20.75, ₹20.75 इसका फाइनली सेविंग हो गया। तो कह रहा है इतना सेव करने में उसको कितना वीक लग जाएगा। एन यहाँ पे क्या है नंबर वीक, एन क्या है नंबर ऑफ वीक, तो कितना वीक में फाइनली वो 20.75 रुपया सेव कर लेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, an बराबर a + n-1 इंटू डी वाला। तो an का काम कौन कर रहा है, an का काम कर रहा है सर 20.75, a का काम कौन कर रहा है सर 5, a का काम कौन कर रहा है सर 5 कर रहा है, an का 20.75 + n-1, और d का काम कौन कर रहा है 1.75। अगर आप इसमें 5 घटा दीजिएगा तो 5 इसमें घट जाएगा तो कितना होगा 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। ये 1.75 से आपका कट जाएगा, ये 1.75 से क्या होगा बच्चे कट जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 15.75 बटे में 1.75 बराबर n-1, ये पॉइंट कट गया। ये कितना बार में कट जाएगा आपका 10 बार में, तो 10 बार में अगर कटिएगा तो 1750 हो जाएगा ना, 10 बार में 1750 हो जाएगा। तो 1750 तो नहीं चाहिए, 9 बार में कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 6, 9 × 6 = 15, ये डायरेक्ट 9 बार में कट जाएगा। 175 को अगर आप 9 से गुना करिएगा तो 175, 9 × 5 = 45, 4 कैरी करेगा, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 6, 9 × 6 = 15, तो n-1 बराबर 9 हो गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया 9, इट इम्प्लाई दैट n बराबर क्या हो गया 10, n बराबर 10। तो सी टेक टोटल कितना 10 वीक्स, रामकली को कितना दिन लग जाएगा 10 सप्ताह लग जाएगा। रामकली को कितना सप्ताह लग जाएगा सर, तो रामकली को 10 सप्ताह लग जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को, रामकली को कितना सप्ताह लग जाएगा, तो रामकली को 10 सप्ताह लग जाएगा इतना सेविंग करने में। रामकली 10 सप्ताह में इतना रुपया सेव कर पाएगी, नहीं तो वो सेव नहीं कर पाएगी। 10 सप्ताह के बाद, 10 वीक के बाद रामकली के पास कितना रुपया आ जाएगा 20.75 रुपया 10 सप्ताह के बाद रामकली के पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चे। तो ये सवाल बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट वीक में 5 रुपया एनुअल, उसके बाद एनुअल नहीं या वीकली इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 1.75 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये 5 हो गया, और उसका टोटल सेविंग कितना है 20.75, कितना है 20.75। तो हमारे पास an का रिजल्ट है, हमारे पास an बराबर क्या रिजल्ट है सर, तो an बराबर रिजल्ट है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। तो an का ये रिजल्ट लगा दिए, a + n-1 इंटू डी, सारे वैल्यू को सब कट करके सब्स्टिट्यूट किए, तो सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू 10 आया। इसका मतलब 10 वीक में रामकली के पास सेविंग इतना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 अब हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे एपी का। अब एपी का हमारा एसेंस से रिलेटेड सवाल है, एक्सरसाइज 5.3 है सर, एसेंस से रिलेटेड, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से बढ़िया से देखें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद।